से स्वागत करता हूँ आपको अपने YouTube चैनल अदिति मैथ्स पे। दोस्तों आज ये मेरा तीसरा क्लास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इससे पहले का मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने YouTube चैनल पे। अगर उसको आपको देखना हो तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फोल्डर बना हुआ होगा। देखिए आज मैं आपको कोऑर्डिनेटर ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ। कोऑर्डिनेटर क्या होता है, इसको हिंदी में हम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। तो दोस्तों चतुर्भुज हमारा जो कि क्वाड्रिलेटरल है वो एक रेक्टेंगल भी होता है, स्क्वायर भी होता है, पैरेललोग्राम भी होता है और रोम्बस भी होते हैं। तो ये जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और रोम्बस, इसमें भी 4 साइड होते हैं। लेकिन ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललो और रोम्बस क्या होते हैं, चारों अलग अलग चीज हैं। इसलिए देखा जाए कि ये रेक्टेंगल हुआ, इसमें क्या है कि लेंथ का साइज कुछ और रहता है और ब्रेथ का साइज कुछ और रहता है। अगर इसकी स्क्वायर का बात किया जाए तो स्क्वायर का चारों साइड्स इक्वल होते हैं। लेंथ भी मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर का लेंथ है तो ब्रेथ भी 5 सेंटीमीटर का होगा। और इसमें लेंथ 5 है तो ये 5 से कम होनी चाहिए, यानी 2 या 3 कुछ भी कर लें तो ये 5 और 3 हो जाएंगे। और इन दोनों में अब अंतर ये है कि इनमें जो डायगोनल होगा और ये दूसरा डायगोनल ये जो होगा ये भी सेम लेंथ के होते हैं। स्क्वायर में भी इसको हम कहते हैं कि सेम दोनों लेंथ का होता है। और देखिए अब आता है पैरेललोग्राम। चलिए इसको समझ लेते हैं। पहला है कि रेक्टेंगल इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल। तो एक क्वाड्रिलेटरल जो है रेक्टेंगल हो सकता है कब, जब उसके अपोजिट साइड्स यानी इसका साइड का अपोजिट ये साइड हुआ और इस साइड का अपोजिट ये साइड हुआ। तो ये अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये। तो ये क्या है, इसको हम रेक्टेंगल कहेंगे। साथ ही साथ इसमें कह रहा है कि एंड डायगोनल्स आर इक्वल। ये जो हमारा फर्स्ट डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल है, ये डायगोनल का मेजरमेंट भी सेम होनी चाहिए दोनों का, ना कि इसका कुछ और इसका कुछ और हो जाएगा ऐसे इसका। ठीक है, तो इसमें डायगोनल भी सेम होनी चाहिए। अब आते हैं दूसरे पे। कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर if all its sides are equal and the diagonals are equal। तो एक क्वाड्रिलेटरल जो है स्क्वायर भी हो सकते हैं, जैसे कि ये देखिए ये भी, इसमें भी 4 साइड हैं। तो क्वाड्रिलेटरल जो है स्क्वायर भी होंगे कब, जब इसके आमने सामने का साइड इक्वल होगा। तो स्क्वायर में तो खैर चारों साइड इक्वल होते हैं। और दूसरी चीज में कि इसमें डायगोनल भी दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब रही बात कि इसमें भी आमने सामने का साइड इक्वल, इसमें भी, इसमें चारों साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्क्वायर कहेंगे। अब आते हैं अगले वाले पे। तो इसमें क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो एक क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम भी हो सकते हैं। कैसे पैरेललोग्राम, ऐसे बनता है। ठीक है, चलिए इसका नाम देते हैं ए, बी, सी और डी। इसमें भी 4 साइड हैं। तो इसमें क्या कर रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम हो सकते हैं। इसके अपोजिट साइड ये, इसका अपोजिट साइड ये। ठीक है, तो इसमें और क्या कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल इज, अगले लाइन पे, एक क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम बट नॉट ए रेक्टेंगल इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम जो है, एक क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम होगा लेकिन रेक्टेंगल नहीं हो सकता है। कब, जब उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे तब। तो इसका अपोजिट साइड ये इक्वल है, इसका अपोजिट साइड ये इक्वल है, लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं है। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसमें एक 90 डिग्री से बड़ा है, दूसरा 90 डिग्री से छोटा है। और साथ ही साथ रेक्टेंगल होने के लिए दोनों डायगोनल इक्वल होने चाहिए। इसमें क्या है कि ये डायगोनल यहाँ पे BD का लेंथ बड़ा होगा डायगोनल AC से, यानी AC का डायगोनल छोटा और BD का डायगोनल बड़ा। तो फिर ये रेक्टेंगल कहाँ हुआ, रेक्टेंगल होने के लिए दोनों डायगोनल भी इक्वल होनी चाहिए। इसमें एक डायगोनल छोटा है, दूसरा डायगोनल बड़ा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम होंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल इज ए रोम्बस बट नॉट ए स्क्वायर। एक क्वाड्रिलेटरल जो है रोम्बस हो सकते हैं लेकिन वो स्क्वायर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, तो इफ ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल,
एंड द डायगोनल आर नॉट इक्वल। तो स्क्वायर होने के लिए क्या है, ये सारे साइड इक्वल होने चाहिए, साथ ही साथ दोनों डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए स्क्वायर होने के लिए, अभी मैंने जो बताया। और इसमें रोम्बस में क्या होता है कि इसमें एक डायगोनल बड़ा और दूसरा डायगोनल छोटा, ठीक है। तो एक डायगोनल बड़ा होना चाहिए और दूसरा डायगोनल छोटा होना चाहिए, तो फिर ये हमारे स्क्वायर नहीं हुए, लेकिन हाँ पैरेललोग्राम हो सकते हैं, जिनको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। देखते हैं इसको एग्जांपल से समझते हैं कि कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल हो सकते हैं। तो रेक्टेंगल होने के लिए अभी हम कंडीशन बताए हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए। रेक्टेंगल दोस्तों ये ए बी सी और डी ये रेक्टेंगल हो गए। तो यानी कि हमारा यहाँ पे जो डिस्टेंस फार्मूला बताए हैं वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो नंबर 1 में मिल जाएगा। तो इसमें ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो सी डी के बराबर होनी चाहिए, और तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी इक्वल टू सी डी। और फ्रेंड्स अगला ए डी इक्वल टू बी सी होनी चाहिए, तो यहाँ पे ए डी इक्वल टू बी सी। तो फिर ये हमारे क्या रेक्टेंगल हो जाएंगे, और साथ ही साथ ये हमारे पैरेललोग्राम भी होंगे। तो अब इन दोनों में कंपैरिजन करने के लिए हमको अब डायगोनल लेना पड़ता है, डायगोनल। तो अब रेक्टेंगल होने के लिए डायगोनल हमारे यहाँ पे ए सी इक्वल टू बी डी। अगर ये दोनों भी इक्वल हो गए तो फिर हम इसको कह देंगे 100% की हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, ठीक है। अगर यहीं पे ये AC और BD बराबर नहीं होते, अगर बराबर ये नहीं होते तो फिर हम इसको हम पैरेललोग्राम कहेंगे, ठीक है। इसमें कह रहा है पैरेललोग्राम बट नॉट ए रेक्टेंगल इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। अगर ये डायगोनल इक्वल नहीं हुआ तो फिर ये पैरेललोग्राम होगा, अगर डायगोनल इक्वल हो गया तो फिर ये रेक्टेंगल हो जाएगा। और दोनों के केस में अपोजिट साइड्स इक्वल होते ही होते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का कंसेप्ट। अब समझते हैं स्क्वायर और रोम्बस की बात। दोस्तों स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होते हैं। ये स्क्वायर हो गया ए बी सी डी, इनका नाम देते हैं ए बी सी डी। तो इसमें क्या है, चारों साइड्स इक्वल है, इसमें कहीं कोई आमने सामने की बात नहीं है, चारों साइड्स इक्वल, यानी फोर्थ ऑल साइड्स आर इक्वल इक्वल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए बी इक्वल टू कुछ भी, ए बी इक्वल टू बी सी और बी सी इक्वल टू सी डी और सी डी इक्वल टू ए डी हो जाएगा। तो इसको हम रोम्बस का सॉरी स्क्वायर कहेंगे। अब इसको हम रोम्बस भी कर सकते हैं, स्क्वायर को हम रोम्बस भी कहते हैं। अब उन दोनों में अंतर करने के लिए, उन दोनों में डिफरेंस करने के लिए हमको डायगोनल लेना पड़ता है, डायगोनल। तो यहाँ पे AC इक्वल टू बी डी, अगर AC इक्वल टू बी डी हुआ तो फिर हम स्क्वायर कहेंगे, क्योंकि इसमें दोनों साइड्स दोनों का डायगोनल भी बराबर होता है। अब रहा रोम्बस की बात। तो अगर ये दोनों डायगोनल इक्वल नहीं हुए तो फिर इसको हम रोम्बस कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि रोम्बस बट नॉट ए स्क्वायर इफ ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पे हम AC निकालेंगे, AC का डिस्टेंस फार्मूला से, और BD का डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। अगर दोनों इक्वल आ गया तो फिर कहेंगे कि स्क्वायर है, अगर दोनों इक्वल नहीं आया तो फिर कहेंगे कि रोम्बस है। और इस केस में चारों साइड्स इक्वल होते हैं, चारों साइड्स स्क्वायर में भी इक्वल होते हैं और रोम्बस में भी इक्वल होते हैं। अगर दोनों में कंपेरिजन करना होगा, या तो सर रोम्बस हो गया तो फिर रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर होगा, तो उसके लिए हमको डायगोनल निकालना पड़ेगा। उसका डायगोनल निकालने के लिए वही फिर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। इनका कुछ कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, मान लो इसका 1 और 2 दिया रहेगा, इसका 3 और 4 दिया रहेगा, इसका 6 और 5 कुछ भी दिया रहेगा, इसको 7 और 8 कुछ भी दिया रहेगा। तो अब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, AC इक्वल टू BD करेंगे, दोनों आ गया और फिर दोनों इक्वल आ गया तो फिर कहेंगे कि स्क्वायर, अगर इक्वल नहीं आएगा तो कहेंगे रोम्बस है।
आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस पे बेस्ट मैं अगले अगले वीडियो में इस पे बेस्ट प्रोग्राम बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहें। ये मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट किया है और ये मेरा स्टार्टिंग का अभी ये थ्योरी का क्लास था। इससे बेस्ट मैं न्यूमेरिकल अगले वीडियो में डालूंगा। तो इसके देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा हमेशा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।